प्रोफेसर का दिमाग ब्रीड यानी मैजेस्ट ग्रेव से मिली इस समन के बारे में सोचता रहता है। उसकी नज़र में ब्री की श्रेष्ठता के पीछे एक बड़ा कारण है। मैजिक वर्ल्ड का स्तंभ होते हुए भी इसका एक दूसरा विरोधी चेहरा भी है। वो सोचता है कि क्या इसका किसी तरह उन अनपेक्षित घटनाओं से रिश्ता है जो हर बार समन सभा आती है तब सामने आ जाती है। ट्रेन अटैक की संभाव्यता को जानते हुए वो अंदाज़ा लगाता है कि डीकोलाइन किसी दिमागी चाल की भेंट चढ़ सकता है और वो बेवकूफ़ाना रास्ता अपनाने वाला नहीं है। फिलहाल उसका मकसद ये पता लगाना है कि कौन सी ट्रेन उनकी सुरक्षा गारंटी करती है, जबकि लाल रंग रेड बॉम्ब फटने की तकदीर के साथ टिका हुआ है। जल्दी में ये नौजवान जानता है कि कौन सा ट्रेन सबसे सुरक्षित है। बस थोड़ी इंटेल खरीद लो और चांस पता चल जाएगा। हालांकि उसने कहा कि असली डीकोलाइन होता तो काम और आसान हो जाता, लेकिन बाहर उन अंधेरे जानवरों की कल्पना करते ही प्रोफेसर ने डीकोलाइन पगधाते ही सारे शडी कनेक्शन काट दिए। उसका नतीजा सिर्फ इतना हुआ कि उसने अपनी सुरक्षा और सख्त कर ली। इसी वजह से उसने लेजेंडरी मार्शल आर्ट्स की एक टेक्निक सीखने का फैसला किया, एक ऐसी स्ट्रेन जो कॉम्प्रिहेंशन पर टिकी है। एलन की हाइप देखते हुए उसे बेहोश पाकर अजीब लगा। कुछ दिन पहले एलन खुशी से रो पड़ा था कि उसे उसके साथ ब्री जाने का मौका मिला, लेकिन प्रोफेसर का दिल बदलने वाला था जब उसने देखा कि एलन की नाक से स्नो टपक रहा है। पता चला प्रोफेसर बड़ा जमाफोब है। फिर भी उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एलन इतनी एम्बिशियस माइंडसेट लेकर इस ट्रिप पर आएगा। प्रग पहुंचते ही वो चौंक गया। रास्ता इतना स्मूथ देखकर उसे भरोसा ही नहीं हुआ। सख्त प्रेप के बाद भी जॉर्ज का सूट, जैकेट और शूज उसकी डिफेंसिव ताकत बढ़ा देते हैं और मीडस टच की पूरी पावर अनलॉक हो जाती है। कुछ समय पहले मीडस टच की मैनिपुलेटिव ताकतों की वजह से उसने कपड़ों को अपनी ज़रूरत के मुताबिक टेलर करवा लिया था। उसकी वुड स्टील शरीकन को भी मीडस टच से बड़ा अपग्रेड मिला। उसने ट्रेन में बिखरे कई वुड स्टील के टुकड़ों को पावर किया और भी इन्होंने एलन के कपड़ों में भी ट्वीक कर दिया, सिर्फ एक इमरजेंसी के लिए। जाहिर तौर पर प्रोफेसर ने प्रोटेक्टिव रोब्स इस्तेमाल किए और मीडस टच से उनकी इंटेग्रिटी बढ़ा दी थी। फिर भी कुछ उसे तंग करता रहा। बात यह थी कि प्रोफेसर का मीडस टच का ज़्यादा इस्तेमाल उसके मैना टैंक को आम से भी खाली कर चुका था। तैयारी ज़रूरी थी, पर वो चाहता था कि कुछ भी ना हो। वो राहत की सांस लेता है, क्योंकि दिल से वो चाहता था कि सब कुछ सुपर चिल रहे और कुछ ना हो, पर नसीब भी उसके साथ नहीं चलता। तभी ट्रेन के आगे वाला हिस्सा अचानक आग की लपटों में फट पड़ा। स्नो कवर्ड चोटियां कुछ ही दिन पहले डीक्लाइन के रवाना होने से पहले गुजर रही थीं। ये लड़का ब्लडी से कहता है कि एक बार अपनी किताब रख दे। थोड़ी स्मॉल टॉक में वो पूछता है क्या ब्लडी को मैजिक टावर में बुकलोड काम दिए जाते हैं। वो पहले हिस्से पर हाँ हिलाती है, लेकिन कबूल करती है कि कभी कभी कुछ क्लास मिस हो जाती है। ये क्रैंकी लड़की पूरी तरह खुश नहीं है, पर चिल वाले लड़के ने उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक है। उसका पिता भी कुछ तारीफें फेंक कर ब्लडी की स्पिरिट्स उठाता है। भले ही वो आर्च मेज बनने पर फोकस्ड हो, वो फिर भी अपना बेस्ट देती है। इस सोच पर ब्लडी खारी खार झेपती है। अगर वो बेसिक चीज़ें भी मैनेज नहीं कर पाई तो आर्च मेज का फ्यूचर नहीं है, ऐसा वो मानती है। कट्टर बातचीत के बाद उसे ये फियर की चिंता नहीं सताती। फिर भी वो डीकोलाइन की थ्योरी सुनना चाहती है। अब लौंदी तुरंत पूछ बैठती है कि उसके पिता ने ये ट्रिप थोड़ा जल्दी क्यों प्लान किया। ब्री की असेंबली तो कुछ दिन बाद है, इतनी जल्दी क्यों। आह भरते हुए उसके पिता बताते हैं कि ब्री की यात्रा की अहमियत किसी भी तरह मेज के ग्रेवयार्ड से कम नहीं। अचानक ब्लडी की क्यूरियोसिटी और जग जाती है। उस विचार पर उसके पिता कहते हैं कि ये सचमुच की लेजिटल कहानी है। उसने हमेशा इसे बेड टाइम स्टोरी समझा था, पर यह जैसे बिजली की तरह गिरा। सख्त सच्चाई बताकर वो कहता है कि हर ब्री की समनिंग किसी न किसी तरह से मेजेस की जान ले लेती है। कुछ लोग वापस नहीं लौटते। 15 साल पहले जैसे कुल मिलाकर 11 की मौत दर्ज है। पीछे झांकते हुए वो ब्लडी को बताता है कि बीआर का इनवाइट मिलना उनके परिवार की प्रतिष्ठा का सबूत है। 20 परिवारों में चुने जाना आसान नहीं और बैकआउट का कोई ऑप्शन नहीं। और हाँ, इस इवेंट में शामिल होना उनके नाम को इतिहास की किताबों में दर्ज कर देता है, लेकिन जो गैरहाजिर रहते हैं उन्हें कड़ी सज़ा झेलनी पड़ जाती है। कोई भी एब्सेंट परिवार जल्दी से निकाल दिया जाता है और उसकी जगह बिना किसी ड्रामे के नया परिवार ले लेता है। इसी वक्त उसके पिता ब्लडी की समझदारी परखते हैं। पूछते हैं क्या वो कोई आसान तरीका चुन सकती है प्रेस्टीजियस कचरा साफ करने का। ब्लडी ये सुनकर दंग रह जाती है। असल में कुख्यात ब्रे टूर सिर्फ एक असेंबली नहीं, बल्कि एक क्रूर खेल है जो पुराने लोगों को बाहर का रास्ता दिखाता है। एम्बिशियस सोर्सरर्स इस खेल में पीछे के लोगों को गिराकर अपनी राह बनाते हैं। इतना कहकर उसके पिता वही कारण समझाकर मामला बंद करते हैं कि जल्दी यात्रा क्यों चुन ली गई। तो जाहिर है उसके पिता के स्रोतों ने बता दिया कि कुछ शेडी लोग लेट चलने वाली ट्रेनों पर एम्बुश का प्लान बना रहे हैं।
सावधानी के तौर पर उसने ब्लडी को साथ ले जाना ठीक समझा। ये बूढ़ा आदमी सोचता है कि सिल्विया को ये सब पहले से बता देना चाहिए ताकि वो दुनिया की क्रूएलिटीज का सामना साफ दिमाग से कर सके। इन 12 पारंपरिक परिवारों में से उसे लगता है कि इन जादूगरों सबको इस बकवास पर सजा मिलनी चाहिए। 1 मिनट भी गंवाए बिना वो मान लेता है कि ब्रीड जा रहे रास्ते में सीधे मर जाना वक्त एक मैजिक नेचुरल डेथ जैसा ही है। कुछ ही दिनों बाद एलन और प्रोफेसर ट्रेन में आराम से सो रहे होते हैं। दुनिया की कोई फिक्र नहीं। इसी बीच अचानक एक भयंकर धमाका वॉन और प्रोफेसर को हकीकत में झटका देता है। जबकि एलन चमकदार रोशनी देखकर पागल हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि पैनिक चरम पर पहुंच जाता है और एलन अपनी बात तक बोलने में अटक जाता है। बिना कोई हिचकिचाहट छोटा लड़का शॉक में उछलकर 1 मील ऊपर तक पहुंच जाता है जब वो ट्रेन को हवा में तैरते देखता है और पता चला कि प्रोफेसर ने तुरंत टेलीकिनेसिस इस्तेमाल कर ट्रेन को पकड़ा और उसी ट्रैक पर वापस रख दिया। एस्टन की मार्शल आर्ट इंप्रेसिव थी, पर डिपार्चर से पहले टेलीकिनेसिस सीखना बड़ा काम आया। इसी बीच छत पर छिपे कुछ क्रूम्स एक बड़े हाइस्ट की साजिश रच रहे हैं, सिर्फ प्रोफेसरों से भरी ट्रेन को नीचे उतारने की योजना। उनकी बड़ी पे आउट ही उन्हें मोटिवेट रखती है और वे स्ट्राइक करने को रेडी है। सीधे सर पर कूदते हुए प्रोफेसर इन मूर्खों पर हंसता है जो सोचते हैं वे उसे ले सकते हैं। इन्हें गलत कार्ड चुनने की सजा मिल ही गई। फौरन प्रोफेसर ने लकड़ी और स्टील के टुकड़े बाहर निकाल लिए। वो गुंडों पर वार करता है और उन्हें मौत चखाता है। एलन का जबड़ा शॉक में जमीन पर गिरने जैसा हो जाता है तो प्रोफेसर बच्चे को बेहोश कर देता है। आराम करने का टाइम आ गया है। बिना देरी किए वो वॉन को आदेश देता है कि एलन और बाकी यात्रियों को सेफ्टी के लिए इवैक्यूएट करा दे, क्योंकि उसे इन गुंडों के साथ सुलह करनी है। और फिर वो गंदे कचरे को ट्रेन से बाहर फेंक देता है। वो सोचता है कि आयरन मैन के 5 सेंस आसानी से फर्क बता देंगे, पर यहाँ ओवरथिंक करने का टाइम नहीं। प्रोफेसर खुद सीन संभालने के लिए अंदर चढ़ जाता है और बाद में ये गड़बड़ सॉल्व करेगा। वो बचे हुए गुंडों की तरफ मुड़ता है और उन्हें बताता है कि आज उन्होंने अपनी ही मौत पर साइन कर दी है, जबकि वेरॉन एलन की रक्षा में खड़ा रहता है। प्रोफेसर उनकी जल्दी से कार्यवाही चालू करता है, एक साथ विस्फोटक नुकसान घटाते हुए, ट्रेन को ट्रैक पर वापस लाते हुए और गुंडों को मौत के घाट उतार देते हुए। इन सब का असर उसके माना रिजर्व पर भारी पड़ा। अब सिर्फ 1,33,657 बचा हुआ था और सब कुछ यहीं सेटल हो गया। वॉन हर पैसेंजर की सुरक्षित इवैक्यूएसी की रिपोर्ट दे रहा था। आकस्मिक रूप से प्रोफेसर को वियरन के बारे में कुछ अजीब सा फील होने लगता है। वो इस फीलिंग को छूता नहीं कि इस बंदे की नज़र कुछ सीधे सीधे अनसेटलिंग है, पर वो उसे गार्ड ऊपर रखने के लिए दोष नहीं दे सकता। लगता है मामला कुछ और है। ठीक तभी वियरन के शरीर में एक खून खराबा करने वाली मर्डरस इंटेंट फूट पड़ती है। ये प्रोफेसर के लिए एक झटका था। उस चालाक नक्शे ने अपना असली रंग दिखाया और उसे भरोसा टूटता दिखाई दिया कि उसने अपना गार्ड नीचा कर लिया था। इस पर वेरन प्रोफेसर की सर्वाइवल टैक्टिक्स की तारीफ करता है, लेकिन अब वो उसे अपने ही हाथों से मारने को तैयार है। अब सीन असल में काफी क्रीपी हो गया है। सबको सुरक्षित निकालने के बाद वेरन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की और अब उसे अपनी इनाम लेने का वक्त था, यानी प्रोफेसर डेकुलिन को अलविदा कहने का समय आ चुका है। गेम ओवर हो चुका है। माना बैटरी पहले से ही खतरनाक सीमा पर होने की वजह से पकड़े जाने का ये सबसे बुरा मोड़ था और प्रोफेसर पूरी तरह हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना गार्ड उसके खिलाफ तलवार उठाएगा। फिर भी जिज्ञासा ने पकड़ लिया और वो वियरन से पूछता है कि क्या वो अकेला काम कर रहा है या कोई इसे ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। जब पूछा जाता है कि क्या जूलिया इस ऑपरेशन की मास्टरमाइंड है, वर्नन का गुस्सा छत तक पहुंच जाता है। बार बार उबलते हुए उसकी हत्यारी नीयत स्पाइक कर जाती है और वो प्रोफेसर को ऐसे घूरता है जैसे सांसें गिनने लगी हो। वर्नन प्रोफेसर से हुक्म देता है कि अपने मालिक का नाम अपनी गंदी जुबान से निकलना बंद कर दें। गुस्से से लथपथ वो चेतावनी देता है कि जरा सी भी केयरलेसनेस उसके लिए पहले से सोची गई सजा से भी बदतर साबित हो सकती है। फिर भी वर्नन जूलिया को एक सच्चा नाइट समझता है जो इतने अंजाम नहीं देगा। उसकी आंखों में खून जैसा लालच है और वो जल्दी से घोषित कर देता है कि मास्टर जूलिया के लिए वो खुद प्रोफेसर को मार डालेगा, एक ऐसे देखने से कि मर्डर लिख रहा हो। प्रोफेसर को समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदे में क्या गड़बड़ है। ऊपर से उसका सबसे भरोसेमंद वाला आदमी एक पागल रोग निकला जो आज के प्लान में बिल्कुल नहीं था। फ्रेम का एक सम्मानित मेंबर जिसने ये रास्ता अख्तियार कर लिया, सभी के लिए सदमा था। प्रोफेसर सोचता है कि क्या उसके पास इस पावर बीस्ट के खिलाफ कोई मौका बचा है जब इसको खोने को कुछ भी नहीं है। दूसरा सोचे बिना वो और वक्त बर्बाद नहीं करता। कहता है कि अब वो उसका गार्ड नहीं रहा। एक तीखी नज़र छोड़कर वो पूरी रफ्तार से आगे संभला। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई एक जानलेवा इरादे से बोली। ये प्रोफेसर के लिए एकदम चौंकाने वाला था, जिस वजह से उसे इस ट्रेन पर टेलीकिनेसिस रद्द करने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। बस ऐसे ही ट्रेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। कहीं और सिल्विया की नौकरानी दरवाज़ा खटखटाकर देखती है
कि क्या लेडी ब्रेक का स्पेशल स्नो का आयरन ट्राई करने को रेडी है। बिना जरा भी देर किए ये लड़की एला के परिवार के सिरियों से कहती है कि सब कुछ खा लो। प्रोफेसर डेकुलिन और रिवाइंड के अलावा सिरियो का कहना है कि बाकी सब आ चुके हैं। सिरियो धीरे से पूछता है कि क्या सिल्विया किसी इंपॉर्टेंट शख्स के लिए होल्ड पर है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता और सिरियो उसे वैसे ही छोड़ देता है। उसके बाद सिल्विया यादों की गलियों में एक सफ़र पर निकलती है। एक कसक सी महसूस करते हुए वो अलग से पूरे घटनाक्रम को देखती है जिस दिन वो अपनी स्वर्गीय माँ से मिलने गई थी। सीलिया वन इलाइट के लिए वो बस एक आम सा दिन था। वो दिल खोलकर अपनी स्कूल वाली बातें बताती रही और चिल्लाती रही कि कैसे एक टीचर ड्यूलिन उसे चिढ़ाता रहता है। उसकी कभी खत्म न होने वाली असाइनमेंट्स सिर दर्द बन चुकी थीं और शायद वो खुद को जिंदगी का एकमात्र प्रोफेसर समझता है। लेकिन तभी एक मध्यम सा आवाज़ उसकी बात काट देता है। जिज्ञासावश वो कब्र पत्थरों के बीच झांकती है और डेक्लिन की शाही सूरत नजर आती है। डेक्लिन ने कभी शौकिए वाइब्स नहीं दिए, पर सिल्विया हैरान रह जाती है कि वो कब्र पर जाकर वक्त निकाल रहा है। सच कहूं तो वो उसे देखकर चौंक जाती है। ठीक उसी वक्त सिल्विया की ठोड़ी नीचे गिरती है जब वो देखती है कि ड्यूलिन की गालों पर एक आंसू लुढ़क रहा है। एक आंसू का गिरना देखकर वो बोलती ही नहीं बनती, जिससे उसके लगभग परफेक्ट बर्फीले बर्ताव की तस्वीर टूट जाती है। ठंडे प्रोफेसर डेक्लिन का रोना देखकर सिल्विया की उसकी पूरी धारणा बदल जाती है। उस पल वो ऊंचा ऊंचा घमंडी प्रोफेसर नहीं दिखता, बल्कि कोई ऐसा शख्स दिखता है जिसने किसी प्यारे को खो दिया हो। उसके आंसू उसके दिमाग में ऐसे चमकते हैं जैसे शूटिंग स्टार्स जो किराए के बिना बस वहां रहते हों। तभी उसके पिता की इंटेल उसकी यादों में वापस धड़कने लगती है। वो एक शेडी ग्रुप के बारे में याद करती है जो देर से आने वाली ट्रेनों पर हमला प्लान कर रहा था। डिकुलिन के पहुंचने में देरी से घबराते हुए वो उसके लेक्चर नोट्स को याद करती है जो उसे कुछ ट्राई करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो वो एक मैजिक स्टोन निकालती है। उस माध्यम को पकड़े हुए वो इससे कुछ बनाने की प्लानिंग करती है। कास्टर को स्रोत मानकर बनी मैजिक की 3 एट्रीब्यूट्स को ध्यान में रखते हुए उसके पास पहले से ही मैजिक के 3 प्राइमरी रंग मौजूद हैं। अपनी मना को चैनल करते हुए वो मैजिक स्टोन को एक पक्षी का आकार देती है। स्विफ्ट एक साइलेंट कमांड के साथ वो अपनी मंशा भेजती है, उम्मीद करते हुए कि ये सिल्विया की आंखों का काम करेगा। स्विफ्ट जल्दी से उड़ान भरता है, सब कुछ दिखाने को रेडी। वहीं बीच में प्रोफेसर डेक्लिन कुछ टूटे हड्डियों के साथ मुश्किल से धराशायी होते हुए टिके हुए हैं। बाकी सबके अलावा किस्मत से ट्रेन जमीन पर खिसकी नहीं। आयरन मैन की वजह से ठीक होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वो वहां छिप गया था नजर से बाहर। उसने सोचा था थोड़ा समय खरीद लेगा, पर वीरों की प्लानिंग अलग निकली। वो खतरनाक सन की प्रोफेसर के खून की प्यास उसे छेड़ना बंद ही नहीं कर रहा था। डेकोलिन यकीन ही नहीं कर पाता कि ये बंदा अभी भी एक टुकड़ा है। लकड़ी की छड़ फेंकते हुए वो उसका मांस कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन विरॉन प्रो की तरह बच जाता है। उसकी प्रोटेक्टिव क्यूआई प्रोफेसर के लिए कुल सरप्राइज बन जाती है और विरॉन इस मरते हुए शख्स की जिद पर हैरान रह जाता है। इतना करहाता हुआ तरीका जिंदगी से चिपके रहने का। दोनों एक जोरदार लड़ाई में कूद पड़ते हैं। इसी बीच प्रोफेसर को मानना पड़ता है कि विरॉन शुरू से ही बढ़त बनाए हुए था। बेहतरीन कंडीशन में भी उसे पता है हराना आसान नहीं होगा। अभी उसकी माना बैटरी लगभग खत्म है और थकावट सर पर भारी है, जिससे ऑड्स पूरी तरह प्रोफेसर के खिलाफ घूम रहे हैं। फिर भी वो ऐसे नहीं जो बिना लड़े गिर जाए। यही सोचकर उसके दिमाग में रिजॉल्व का ख्याल उभरता है। यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। ये स्किल अकेले ही पूरे युद्ध तक चलने वाली मानसिक शक्ति की पूरी लहर छोड़ देता है। हाँ, अगर किसी का रिजॉल्व डगमगा गया तो शारीरिक रूप से वो खड़ा रहेगा और झुकेगा नहीं। मन अलग हो तो भी मैजिक काम करती रहती है, इसलिए डेकोलिन ऐसे हालात में कभी झुकेगा नहीं। इसके अलावा विरॉन अब एक उग्र राक्षस बनकर खून के लिए निकला है और डेकोलिन पर पूरा बीस्ट मोड खोल देता है। तलवार लेकर उस पर टूटते हुए डेकोलिन जानता है कि विरॉन का एक बार ही काफी है। वो लगभग मर चुका है। अब उसे सोच में डाल देता है कि क्या वो फिर कभी अपने ऑफिस में वापस जागेगा भी या नहीं। अचानक एक खून की छींट पूरे कमरे को लाल कर देती है और स्विफ्ट सिल्विया की आंखों की तरह क्रैश सीन की ओर दौड़ता है। विरॉन के जंगली इंस्टिंक्ट्स ओवरड्राइव में चले जाते हैं और बदला लेने का पागलपन उसके दिमाग में दौड़ जाता है। वो कूदता है, अब बस ये खत्म करने की ठान ली, लेकिन तभी कुछ अनहोनी उसे रुकवा देता है। एक अचानक इंटरप्शन विरॉन का ध्यान खींच लेती है। वो आसपास की जगह को अजीब तरह से डोली हुई देखता है, जिससे उसकी पैरों की पकड़ ढीली होती है और गार्ड नीचे हो जाता है। उसी पल डेकोलिन की छोटी चाल परफेक्टली काम कर जाती है और वो लड़के को ऑफ गार्ड पकड़ लेता है। एक झटके में विरॉन का हाथ अचानक कटकर फूट जाता है और खून की भवारा उड़ती है। वो एक रक्त चिल्लाहट छोड़ता है। उसकी चीखें अराजकता के बीच घूमकर फटती हैं।
लेकिन डेकुलिन अभी भी समझ नहीं पा रहा कि क्या हुआ। एक बात जानता है, अब इस लड़ाई को खत्म करने का वक्त आ गया है। बचे खुचे आखिरी माना के साथ वो एक लकड़ी की छड़ फेंक देता है, जिससे बैरॉन की बेहतरी से संतुलन और भी बिगड़ जाता है। ट्रेन के किनारे गिरे हुए उसकी जिंदगी दरवाजे पर एक खंजर से टंगी हुई है, अपने बचे हुए हाथ से जिंदगी से चिपके हुए। ठीक उसी वक्त डेकुलिन विजेता की तरह मुस्कुराते हुए बाहर निकलता है। वीरॉन सांसें खामे उसके इरादे देखने की मांग करता है। वो जानना चाहता है आखिर डेकुलिन ने आखिरी पल में कौन सा ट्रिक खेलकर टेबल पलटी, पर डेकुलिन के पास भी नहीं पता क्या हुआ था। फिर भी अब जब लड़ाई इस मोड़ पर आई है, डेकुलिन को जवाब मिलने का मौका दिखता है और वो वीरॉन की वजह सुनता है कि उसने उसे क्यों मारना चाहा। डेकुलिन जवाब ढूंढ रहा है और उसे अच्छे से पता है कि वीरॉन के साथ कभी कोई बैर नहीं था, इसलिए ये समझ में नहीं आता कि वो इतनी दूर क्यों गया। वीरॉन साफ साफ कह देता है कि डेकुलिन ने उसकी लीग का अपमान किया और उसने अनशोक शपाब की। ये बात उसके दिमाग में ये सोच जगा देती है कि क्या ये सब जूलिया के लिए है। भौं हिलाकर वो पूछता है क्यों, हालांकि जूलिया ने कभी ऐसा मांगा ही नहीं था। आगे बढ़कर डेसलिन हिम्मत करके पूछता है, जूलिया उसके लिए कौन है? ताकत घटती जा रही है? वीरॉन के पास इसका कोई जवाब नहीं। ये सवाल वीरॉन को चुभता है। वो मानता है कि डेकुलिन जैसे शख्स इसे बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा। ये सब वीरॉन को यादों के सफर पर भेज देता है। जूलिया को एक बार फ्रिया परिवार से खूब तारीफ मिली थी इस छोटे पिक को पकड़ने के लिए। मामला ये निकला कि छोटे वीरॉन का किसी नवाब के बदमाश बेटे जैसन से झमेला हो गया था और उसे मुसीबत का जिम्मेदार दिखाकर फंसाया जा रहा था। पर उस नन्हे की मां रोज यही प्रचार बंद ही नहीं करती थी कि उसका बेटा कितना सुकून वाला और बड़ा अच्छा था। छोटा बैरॉन कहीं हिलने वाला नहीं था। उसने उस छोटी ख्वार को गालियां दी और पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया। ये बात उस कुलीन औरत को चुनना बनाती है और अब वो मारपीट और घुसपैठ के आरोप लगाने को बेताब है। वो वीरॉन को फिर से उसी नाले में फेंकने की सोचती है जहां से वो निकला होगा। जूलिया चौंक कर ये मानने से इनकार कर देती है कि ऐसा बदमाश, इस पृष्ठभूमि वाला लड़का कुलीन इलाके में घुसने की हिम्मत कर गया। वो विश्वास ही नहीं कर पाती कि इतना दुबला पतला लंबा घट्टा लड़का दीवारें चढ़ सकता है। एक सेकंड भी गवाए बिना उसने खुद ही पुलिस को वीरॉन की रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी ले ली, जिससे कुलीन औरत शांत हो गई। रास्ते में वीरॉन नहीं चुप हुआ। वो बार बार कहता रहा कि ये कितना नाइंसाफी है, मैं बस अपनी रक्षा कर रहा था, क्या ये सचमुच इतना बड़ा अपराध है कि मुझे फंसाया जाए? थोड़ी सी खामोशी के बाद जूलिया माहौल तोड़ती है और मान लेती है कि फ्रिया परिवार की बदतमीजी की ख्याति वाकई मशहूर है। वो बताती है कि वीरॉन के कुछ शब्दों में सच्चाई हो सकती है। वीरॉन फिर से फूटने वाला था कि जूलिया ने उसे तुरंत चुप करा दिया। उस बेवकूफ को साफ कहा गया कि लोगों पर हाथ उठाने का कोई फ्री पास नहीं मिलता। ठाने हुए नज़र से जूलिया ने वीरॉन को अपना साथ देने का बड़ा ऑफर रखा। उसका इरादा था कि उसे खुद को कंट्रोल करना सिखाएगी, लेकिन ये पागल बस इतना पूछता है कि क्या इस ऑफर में खाना पानी भी शामिल है। और बस ऐसे ही उसने अपनी लीग जूलिया से मुलाकात की, जिसने उसे अपने पक्ष में लिया। कुछ ही देर में वो नाइट ऑर्डर में शामिल हो गया, पर उसकी घटिया पर्सनैलिटी दोस्त बनाने में कभी मददगार नहीं रही। उसकी बदतमीजी की वजह से लोग उससे दूरी बनाए रखते रहे। और बचा सिर्फ जूलिया, वही एक शख्स जिसे सच में उसकी परवाह थी। जब तक वो उसके साथ था, सब कुछ ठीक ठाक लगता था। जूलिया ने ठहराव दिखाया, हमेशा दूसरों की मदद करती, अन्याय के सामने कभी पीठ नहीं घुमाती। समय के साथ वेरन का उन पर सम्मान बढ़ा, जो सिर्फ अप्रेंटिसशिप से कहीं ज्यादा हो गया। वो जल्दी ही उसके लिए गिरा, पर जानता था कि कुछ भी करके उसे पाने का हक नहीं है। वो भावनाएं उसके लिए सिर्फ बोझ बनकर रह गईं, चाहे कितनी भी गहरी हों, वे उसे रोकती रहेंगी। यद्यपि वेरन कहता है कि उसकी भावना जूलिया के लिए सिर्फ बोझ है और इसलिए वो डेक्युलिन को मारने पर अड़ा है, वो काफी पक्का है कि डेक्युलिन ही उसकी लीगे की बर्बादी का कारण बनेगा। उसके लिए ये आदमी जूलिया के नाश का एकमात्र कारण बन जाएगा। और सब साफ है, इस उलझी दुनिया में हर तबाही डेक्युलिन की हरकतों का असर है और वेरन की भविष्यवाणी गलत नहीं है। लेकिन डिक्युलिन बेखौफ होकर वेरन से कहता है कि वो गलत है और वो डिक्युलिन की किस्मत बदलेगा। वो सुनिश्चित करेगा कि ये आदमी विनाश के रास्ते पर न चले। उसने कसम खाई कि वो जूलिया को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वेरन को एक हाथ बढ़ाया। फिर भी वेरन के मकसद डेक्युलिन की नई समझ से प्रभावित नहीं हुए। आंखों में माना की आग जलती हुई वो अपना मन नहीं बदलता और अभी भी उस प्रोफेसर को मारने की ठानता है। एक गहरी आह लेते हुए डेक्युलिन जानता है कि उसकी जिद जूलिया पर सदियों का बोझ छोड़ देगी। अब बस एक ही रास्ता बचता है, वो बैरन को ट्रेन से धक्के से फेंक देता है। इस बीच जूलिया के अधीनस्थ उसे गहरी सोच में पकड़ लेते हैं। शायद वेरन की चिंता में वो इसे टाल देती है, ये जानते हुए कि वेरन खुद का ख्याल रखने लायक काबिल है। अनंत आसमान में गिरते हुए वेरन अपने आंसू खुलकर गिरने देता है। वो बस यही दुआ कर सकता है कि उसकी लीगे को एक खुशहाल जिंदगी मिले।
स्विफ्ट एक आज़ाद चिड़िया की तरह उड़ता है और साइल्विया को पूरा क्रैश सीन दिखाई देता है। पूरा नज़ारा देखकर उसे आखिरकार हालात का अंदाज़ा हो जाता है। वो समझती है कि डिक्युलिन ने अपने ही गार्ड को मार दिया और वो गार्ड चट्टान से नीचे गिरकर लापता हो गया। पूरी तवज्जो के साथ वो समझ पाती है कि ये हालात कैसे इतने भयानक अंजाम तक पहुंचे। वो जानती है कि उस रात वेरन का मकसद पहले प्रोफेसर डिक्युलिन को मारना था, लेकिन वो नाकाम रहा और आत्मरक्षा में प्रोफेसर डिक्युलिन के पास दूसरा कोई चारा नहीं बचा। उसने उस नाइट को ट्रेन से धक्का देकर गिरा दिया। जल्दी ही सीरी साइल्विया की ध्यान वापस धरती पर लाती है। हल्ला है कि असेंबली शुरू होने वाली है। चिंतित चेहरे के साथ वो उसे रहने देती है, पर दिमाग डिक्युलिन के बारे में चुप नहीं बैठता। वो उम्मीद थामे रहती है कि डिक्युलिन समय पर वापस आ जाएगा और आगे की मुसीबत टल जाएगी। आगे बढ़ते हुए मिनियंस अपने वाइस चीफ लिया फ्रेमियन को देखकर उत्साहित हैं, जो सिक्योरिटी ब्यूरो की हैं। लिलिया जो पेट्रोल पर हैं, विस्फोट और हमले की जगह की पुष्टि करती हैं। गार्ड साफ कहते हैं कि यही सही जगह है, और क्योंकि असेंबली होने वाली है तो ये सब सामान्य बात लगती है। नॉर्म के मुताबिक लिया पूछती हैं कि कोई जख्मी तो नहीं। एक सादा हाँ सुनकर वे बताते हैं कि 2 लोग अभी भी लापता हैं, घायल नहीं मिल रहे। हैरान होकर वे उनकी बात सुनती हैं और नाम लेते हैं नाइट वेरन और प्रोफेसर डिक्युलिन। ये सुनकर वे चौंक जाती हैं। इसके अलावा वे लिया को अपने सुपरवाइजर के पास और डिटेल्स के लिए ले जाते हैं। तभी लिया की नज़र एक छोटे बच्चे के शरीर पर पड़ती है, जो शायद बेहोश है। वो पुष्टि करती है कि ये बच्चा क्रैश के झटके से अभी भी बेहोश है। चीफ लिया अपनी जांच जारी रखती हैं और सबकी रिपोर्ट लिखवाती हैं। वे सब लिलिया को बताते हैं कि रात में किसी ने उन्हें बचाकर क्रैश साइट से सुरक्षित निकाल लिया था। वे ट्रेन के मध्यम हवा में होने की बात याद करते हैं, लेकिन जब तक किसी ने होश पाया तब तक ट्रेन चट्टान से नीचे गिर चुकी थी। एक पीड़ित ने कहा कि असैसिन का दूसरा अटैक सारी चीज़ें बिगाड़ सकता था। मिड एयर वाली थ्योरी पूरी तरह समझ नहीं आई, लेकिन अच्छा हुआ कि इस शख्स ने सदमे में फ़ोटो खींच ली थी, जिससे अब सबूत मिल गया है। लिलिया सोचती है कि क्या उसने जादू से ट्रेन ही उठा ली थी। अचानक ही एक रहस्यमयी आवाज़ उसके मन में गूंजती है, जो कहती है कि नाइट वेरन मर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये भी बताती है कि वेरन ने ये सारा हल्ला खड़ा किया और डिक्युलिन को ख़त्म करने की पूरी कोशिश की, पर नाकाम रहा। संक्षेप में, हेड प्रोफेसर डिक्युलिन बच गए। चीफ लिया इस साइको टेलीपैथिक मैसेज से हैरान रह जाती हैं। ये रिपोर्ट उनके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के लिए काम आ सकती थी, पर इससे उन्हें गहरा झटका भी लगता है। आसपास देखती हैं तो किसी भी शकी शख्स का अता पता नहीं मिलता। ये खेल उनसे और सवाल खड़े कर देता है। अब अचानक किसी ने लिलिया को बताया कि कोई क्रैश साइट से चलकर आ रहा है। वो एक कूल शाही पोस्टर वाला इंसान देखती हैं और तुरंत पहचान लेती हैं। ये प्रोफेसर डिक्युलिन खुद हैं। पूरी तरह थके और जख्मी, वे भीड़ और लिलिया को अभी तक नोटिस नहीं कर पाए हैं। उन्हें एहसास है कि अजीब घटना उसी वक्त नहीं हुई होती तो वो तो मर चुके होते। ऐसे ही उन्हें किसी अनजान नाइट के हाथों मार दिया जाता और वे मौका भी गंवा देते कि पता लगाते कौन या क्या उन्हें उस वक्त बचाया गया था। वेरन की तरह वे भी चट्टान की तह में गुम हो जाते, भुला दिए जाते। हकीकत का एहसास कि उनके पास वेरन के खिलाफ कोई चांस नहीं था, जोर से टकराता है। वे अपने ही गार्ड के सामने बिल्कुल असहाय महसूस करते हैं। पर असली सवाल मन में गूंजता है, उस वक्त दुनिया में किसने उन्हें बचाया था? बिना देर किए लिया हेड प्रोफेसर डिक्युलिन का ध्यान खींचती हैं और उनकी सेफ्टी की पुष्टि करती हैं। जल्दी से परिचय देते हुए वो बताती हैं कि वो सिक्योरिटी ब्यूरो की लिया फ्रेमियन है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए रिपोर्ट भरनी होगी। अपनी बकबक को अनसुना करते हुए डिक्युलिन पूछते हैं कि समय क्या हुआ है, और वो बताती हैं 3:30। वो गहरे विचार में डूबे हुए होते हुए लगभग 6 घंटे की छुट्टी पा लेते हैं कि समय रहते वापस पहुंच सकें। अपना फर्ज निभाने उतरकर लिया अब तक क्या हुआ उसकी चर्चा शुरू करती हैं, पर ये प्रोफेसर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बजाय वो उनसे पूछते हैं कि क्या ये ब्रीड तक पहुंचने का यही एक तरीका है। ये सुनकर लिया भड़क जाती है, पर जवाब देती है कि ब्रीड तक सड़क और सी रूट दोनों है। फिर वो उनसे कुछ और सवाल पूछने लगती है, पर डिक्युलिन पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। पूछताछ में पता चलता है कि किसी को ना तो वर्कर्स पता था कि प्रोफेसर कहाँ गए। लिया समझती है कि डिक्युलिन ने एक स्पीड स्पेल चलाकर उनकी पकड़ से छिपने का बाजीराना किया। ट्रेन रोकना, टेलीकिनेसिस असैसिन से लड़ना और वेरन को संभालना, फिर भी इस आदमी में काफ़ी ताकत है। वो यकीन नहीं कर पाती कि इस आदमी में अभी भी इतनी ताकत बची थी कि उसने एक्सेलरेट मैजिक फेंक दिया।
ये हाई क्लास स्पेल है। ये बात उसे गुस्से में धकेल देती है और पक्का कर देती है कि लॉकहार्ट इस बंदे के बारे में सही था। इधर बर्थ असेंबली में हॉल लोगों से भरा हुआ है और घड़ी की सुई 9:30 बजा रही है। सिल्विया अभी भी डेकुलिन के लौटने का इंतजार कर रही है। होस्ट पूरा फॉर्मल और पलक झपकते ही बगल में खड़ा उपस्थित लोगों का धन्यवाद करता है कि उन्होंने बुलावे का जवाब दिया। फिर अचानक एक भयानक माना का सर जाता है जो सिल्विया को कंप्लीटली झंझोड़ देता है और वो झट से पहचान लेती है कि ये कोई और नहीं बल्कि डेकुलिन है, ब्रीड का महान लीडर, वही लेवेंडे लेजेंड जिसने अपनी शर्तों पर बाहरी दुनिया को छोड़ दिया था। उसे देखकर सिल्विया समझ जाती है कि अगर उसे आर्चमेज टाइटल को चैलेंज करना है तो उसे उसी लेवल तक पहुंचना होगा। अब रोल कॉल शुरू होता है और इससे आइलिड परिवार के गिल्टियन की उपस्थिति दर्ज होती है। ब्रांड परिवार की इथिनसिल, फराड के बरून और रिवाइंड के आयहेम। जब डेकुलिन परिवार के यूक्लिलाइन का नाम पुकारा जाता है तो टेबल के चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कोई भी जवाब नहीं देता। होस्ट तय करता है कि नाम 3 बार पुकारे जाएं। अगर फिर भी कोई जवाब नहीं मिला तो उस परिवार को 12 जादूगरों में से बाहर कर दिया जाएगा। ये खबर फौरन अफवाहों की आग को हवा देती है। कैसे डेकुलिन परिवार के मुखिया का पतन यूक्लिन के आने से शुरू हुआ। माना जा रहा है उनका पहला समनिंग 200 साल पहले माना जाता है और अब उनके पतन के लिए ये एक बड़ी ट्रेजेडी कहा जा रहा है। सिल्विया ये सब सुनती रहती है, कैसे वे मौजूदा डेकुलिन मुखिया की बखिया उधेड़ रहे हैं। उनके पूर्वजों से तुलना में वो कितना फेल दिखता है। जब होस्ट डेकुलिन का नाम 3 बार पुकारता है तो हॉल में उस टैलेंटलेस ब्रिक के लिए ठहाके गूंजते हैं। ठीक इसी समय होस्ट आगे बढ़ने ही वाला होता है। दरवाजे इतनी ताकत से फटते हुए खुले कि कमरे में जो सन्नाटा था टूट गया। वहां खड़े होकर डेकुलिन परिवार के यूक्लिन ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी और ये सबका ध्यान खींच लेता है।